प्रिय छात्रों, मैं हूं एस के ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं politicHop.com। छात्रों, आज से हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का जो सब्जेक्ट है वो हम लोग आज से पढ़ेंगे, है ना। तो सब कुछ ठीक लग रहा है, मैथ्स वगैरह ठीक लग रहा है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आप लोग ठीक से हैं, अच्छे से रहिए, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। प्रकृति का कुछ कहर इस प्रकार से है कि मानव सभ्यता के ऊपर एक तरीके से एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो वो तो प्रकृति का एक अपना नेचर है, जो कि अभी कोविड-19 चल रहा है। छात्रों, आज का जो हम लोगों का ये जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग का जो दौर है वो कुछ लंबा चलने वाला है, और ख़ासकर उन छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी है ना, जो छात्र ड्राइंग को कुछ कम जान पाए। आपको एक बात और बता दूं कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के बारे में जानने के लिए आपके पास ड्राइंग का नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप ड्राइंग का नॉलेज नहीं रखते हैं, उसके बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग को जानने आते हैं, तो ऐसा लगेगा कि आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है ना। और खुश करने के लिए, अगर आपके मन खुश करने के लिए हम कह दें कि नहीं आप सीख सकते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग को विदाउट ड्राइंग, तो सिर्फ और सिर्फ मन ग्रंथ कहानी होगी और इसके अलावा कुछ होगा नहीं इसमें। इसलिए आपसे, आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप ड्राइंग की बेसिक चीज़ों को समझ लें, है ना। ड्राइंग में जितनी भी चीज़ें एटलीस्ट बिल्डिंग का जो कंपोनेंट पार्ट होता है आप उसको समझते हो, तब जाके एस्टिमेशन कॉस्टिंग आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो पाएगा। रट लेना एस्टिमेशन कॉस्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें होती है वो एकदम अप्लाइड होती हैं। अप्लाइड कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपको दिखेगा उसी पर आपको काम करना है ना। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग क्या है, इसकी बात के बारे में हम लोग जानेंगे। फिलहाल ये कि अगर आप लोगों को एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ना है तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से ड्राइंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि हमको मेरी ड्राइंग कमज़ोर है, तो आप थोड़ा सा ड्राइंग के विषय को पलट कर देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा देखने की आवश्यकता है नहीं। तो एटलीस्ट अगर आप कंपोनेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग समझ जाए कि सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है और सब स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, तो हमको लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर को किए हुए हम अभी बढ़ते हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग की दुनिया में। जहाँ तक बात रही स्टूडेंट्स एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट की, तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट जो होता है वो ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको जेई के काम में आता है। ये मतलब कि जूनियर इंजीनियर होते हैं वो कह सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की ही पढ़ाई करते हैं मेनली। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर के पास कोई काम नहीं होता है ना। तो आप लोग भी पहले सुने होंगे, इससे पहले मेजरमेंट बुक है ना, इससे पहले सुने होंगे, मैंने एक लेक्चर में चर्चा किया था अपने लेक्चर में। तो मेजरमेंट बुक जो होता है वो बिल्डिंग का डिटेल स्पेसिफिकेशन का एक प्रकार का कहते हैं कि एक क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है, उसमें पैसे भी लिखे होते हैं। तो इस प्रकार से वो मेजरमेंट बुक जो तैयार होता है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के बेसिस पे। ठीक है, आज हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग को आगे बढ़ाते हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग अगर बात की जाए, इसमें दो टर्म है स्टूडेंट्स, है ना। आखिरकार पहले तो हम लोग जानते हैं एक प्रकार का सब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, एक प्रकार का सब्जेक्ट है जो कि क्या करता है, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग से डील करता है। मतलब कि ये एक जो है एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिल्डिंग का खर्च बता सकता है ना। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो सिस्टम है उसके बारे में कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दिस इज द सेक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग which deals with the approximate cost of the building, approximate cost of the building, cost of the building primitive to its construction.
primitive to its construction। तो छात्रों, अभी आप लोगों ने जैसा कि मैंने लिखा और आपने देखा कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वो सब्जेक्ट होगा कि जो कि क्या करेगा, किसी भी बिल्डिंग का जो कॉस्ट होगा, और वो कैसा कॉस्ट होगा, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होगा। उस अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट को बिल्डिंग के निर्माण से पहले डील करेगा, बिल्डिंग की निर्माण संबंधित प्रक्रिया से पहले चर्चा में लाएगा। उसको कहेंगे हम लोग क्या, प्राइमिटिव। प्राइमिटिव कहने का मतलब होता है बिफोर। प्राइमिटिव कहने का मतलब होता है बिफोर, यानी कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से पहले बिल्डिंग की जो भी खर्च आने को है उसकी मोटी मोटी जानकारी हमको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट देता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग जानेंगे कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का पर्सनल मीनिंग है क्या, है ना, मतलब कि मीनिंग ऑफ द टर्म एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो आपको एक टर्म दिया हुआ है एस्टिमेटिंग। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एस्टिमेटिंग। एक टर्म ये दे दिया हुआ है, दूसरा दे दिया हुआ है कॉस्टिंग। अभी आप लिखिए नहीं, लिखना तो एक प्रकार का लास्ट का काम बचता है। हम लोग लिखेंगे और लिखवाते भी हैं, और आपको एक्स्ट्रा नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब आप पूरे बोर्ड को नोट कीजिएगा, है ना। और हमको लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को पढ़ाने का, कि नोट्स प्रोवाइड करवाने से बेहतर है कि आप बोर्ड पर चीज़ों को मेंशन कर दो। ज़रूरत पड़े तो वीडियो को पॉज कर दो, पूरा बोर्ड लिख कर भर दो, लेकिन बच्चों को बोर्ड पर दो, ताकि बच्चे का कंसंट्रेशन जो होता है पढ़ाई के ऊपर बना रहता है। अब नोट्स दे दोगे तो वो समझेगा आज नहीं लिखेगा कल लिखेगा, कल नहीं लिखेगा परसों लिखेगा। इस प्रकार से कुछ ना कुछ लिबरलाइजेशन बच्चों में आ जाता है। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में बताया कि एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग दो टर्म जो है इसका मीनिंग क्या है। तो मुद्दे की जो बात है वो पहले आते हैं हम इस मुद्दे पे, एस्टिमेटिंग के बारे में। स्टूडेंट्स, एस्टिमेटिंग कहने का मतलब ऐसा कि नाम से ही जाहिर है कि एस्टिमेटिंग वो चीज़ होने वाला है जो कि हमारे बिल्डिंग में खर्च होने वाला जितना भी मटेरियल्स का क्वांटिटी होगा उसको बताएगा, है ना। एस्टिमेटिंग क्या करेगा, हमारे बिल्डिंग में जितना भी मटेरियल खर्च होगा उसके क्वांटिटी संबंधित जानकारी देगी कि इस बिल्डिंग, इस विशेष यूनिट का इतना ब्रिक्स लगेगा, इतना इस साइज़ का इतना ब्रिक्स लगेगा, इस स्पेसिफिकेशन का, इस ग्रेड का कंक्रीट का फलाने मतलब कि इतना मीटर क्यूब कंक्रीट लगेगा, इतना मीटर क्यूब आपको जो होगा सैंड लगेगा। इस प्रकार से बात जो आ जाती है, क्या इस प्रकार से बात आ जाती है ये कि एस्टिमेटिंग जो चीज़ होगा वो क्वांटिटी के साथ डील करेगा। किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। मतलब कि एस्टिमेटिंग क्या प्रोवाइड कराएगा हम लोग, वो क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा। और स्टूडेंट्स ये है जब कॉस्टिंग जो है वो कॉस्टिंग क्या प्रोवाइड करेगा, कॉस्टिंग जो होगा उस क्वांटिटी के ऊपर रेट को एनालाइज करते हुए उसका कॉस्ट फाइंड करने का प्रयास करेगा। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का मूल्य पता करने के लिए, क्या उसका कॉस्ट है ये पता करने के लिए ये पता होना ज़रूरी है कि उस चीज़ की क्वांटिटी क्या है ना। क्वांटिटी करने के बाद उसका रेट क्या है। तो ये है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो हमको लगता है कि अब हमको यहाँ से इसके बारे में लिखना चाहिए, एस्टिमेटिंग के बारे में और कॉस्टिंग के बारे में। तो एस्टिमेटिंग के बारे में और कॉस्टिंग के बारे में लिखे तो पहले हम लिखते हैं एस्टिमेटिंग के बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर था एक सब मेन्यू मीनिंग ऑफ द टर्म एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो हम अभी लिखेंगे एस्टिमेटिंग के बारे में। एस्टिमेटिंग के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, एस्टिमेटिंग क्या होने वाला है, एस्टिमेटिंग जो होगा वो क्या होगा उसके बारे में हम लिखे थे, अभी जाने थे ये कि द term estimating deals with the term estimating deals with the process of finding the process of finding quantity, finding
quantity required, quantity of material required for the construction of the project। हम ये जरूरी नहीं है कि हम मेरे पास काम सिर्फ बिल्डिंग ही का ही आएगा, इसलिए कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। उसका जो सिस्टम होगा स्टूडेंट्स, उसका सिस्टम क्या होगा, कोई भी प्रोजेक्ट का उसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। उसमें क्या क्या खर्च होने वाला है इस चीज़ की जानकारी लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि आप सिविल इंजीनियरिंग में है तो आप पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। वो पाइप्स के खर्च को निकालते हैं, वायर्स के खर्च को निकालते हैं, ट्रांजिस्टर्स के खर्च को निकालते हैं। आप जो है बिल्डिंग के खर्च को निकालेंगे, ब्रिक्स के खर्च को निकालेंगे, सीमेंट के खर्च को निकालेंगे, ठीक है। इसीलिए प्रोजेक्ट की बात आती है तो वो प्रोजेक्ट को हम लोग, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, उसका एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से एस्टिमेटिंग का सिस्टम ये है कुछ। और कॉस्टिंग का सिस्टम जो होगा, कॉस्टिंग क्या होगा, वो क्या होता है एक प्रकार का, इट इज द टर्म, ये एक ऐसा टर्म है विच डील्स with the cost of the material which is likely to be spent in the कंस्ट्रक्शन। मतलब कि ये कॉस्टिंग जो है, मैंने आपको बताया, चूँकि दोनों चीज़ में और कुछ बचा नहीं हुआ है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें है नहीं समझने के लिए। मतलब कि एस्टिमेटिंग जो होगा क्वांटिटी को फाइंड करेगा, और जो मेरा कॉस्टिंग होगा वो क्या फाइंड करेगा, कॉस्टिंग को फाइंड करेगा कि उसका कॉस्ट क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग करने के लिए कुछ न कुछ ज़रूरत होता है ना। विदाउट वो उस चीज़ के हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स चाहिए। क्या क्या? 3 पैरामीटर चाहिए, है ना। तो इसको अभी आप लोग इरेज कीजिए, उस तीनों पैरामीटर का हम अभी नाम लिखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। करना ये है, क्या लिखना है, हेडिंग देना है। हेडिंग नहीं दीजिएगा, उसी के नीचे से लिखिएगा देयर आर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, किसके लिए जरूरत पड़ता है, रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। हम पहले इसको इस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में हम लोग नोट डाउन करेंगे। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ठीक है। तो एस्टिमेट बनाने के लिए हमारे पास पहली जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो डिटेल्ड ड्राइंग की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट ड्राइंग के आप एस्टिमेट को नहीं बना सकते हैं। और सपोज करो कि आपको किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना है। मान चलिए ये किसी का फील्ड है ना। आपको कहेगा बाबू इस फील्ड में जो खेत है, ये जो बिल्डिंग बनेगा उसका आप हमको ये करके दो, खर्च निकाल के दो। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास ड्राइंग नहीं रहेगा तो आपके पास कोई आइडिया नहीं होगा कि किस प्रकार की बिल्डिंग बनानी है, कितना का रूम का साइज है, इस प्रकार का कोई आइडिया नहीं रहेगा। तो अनलेस यू हैव the drawing of the project you can't estimate any project,
ओके, सो यू हैव टू हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग का जो ड्राइंग होगा, मान लीजिए कुछ ड्राइंग कुछ इस प्रकार का है ना, इस प्रकार का कुछ ड्राइंग है, ठीक है। बिल्डिंग का ड्राइंग जो है कुछ इस प्रकार का है, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का ड्राइंग है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ड्राइंग है, हमेशा मान लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ये अंदर से अंदर जाने वाला गेट है, घुसने वाला है ना, आप लोगों ने ड्राइंग पर भी चुका है ना। तो ये कोई ड्राइंग है। अब इस ड्राइंग की हेल्प की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं कि इस विशेष क्रॉस सेक्शन को बनाने के लिए कितनी चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, और इस प्रकार के मटेरियल को फाइंड करने की तरीका जो होगा हम उसको आगे चीज़ों में देखेंगे, आगे आने वाले सब्जेक्ट पेपर आगे आने वाले यूनिट्स में हमको पता चलेगा। जैसे कि आपका यूनिट नंबर 4 जो है, यूनिट नंबर 4 वो डील करता है प्रोसीड्योर फॉर डिटेल एस्टीमेट। तो उस चीज़ में हम लोग डिटेल एस्टीमेट जब तैयार करेंगे तो उस चीज़ में देखेंगे कि कैसे इसका हम लोग क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो पहली जो रिक्वायरमेंट हो रही थी स्टूडेंट्स, जो कि ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए ज़रूरी थी, वो क्या थी? पहला जो चीज़ था वो था डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना। पहली चीज़ ये था स्टूडेंट्स। दूसरी ये चीज़ होगी, मान चलिए आपको ये ड्राइंग दे दिया गया है, लेकिन आपके पास ये चीज़ पता नहीं रहेगा कि किस साइज़ का ब्रिक्स यूज करना है, तो आप फंस जाएंगे यहाँ पर भी। इसीलिए आपके पास इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जो मटेरियल यूज होने वाला है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है ना। ड्राइंग तो दे दिया गया, लेकिन उस ड्राइंग को तो दे दिया गया, ठीक है, लेकिन ड्राइंग देने के बाद इस बिल्डिंग में यूज होने वाला जो मटेरियल होगा उसका भी हमको स्पेसिफिकेशन चाहिए। स्पेसिफिकेशन कहने का मतलब ये हुआ उसका पूरा हमको आंकड़ा चाहिए, आंकड़ा स्टैटिस्टिक्स चाहिए, उसका पूरा डाटा चाहिए। तभी जाके आप ये फाइंड कर पाएंगे कि इतना नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलेगा, है ना, इतना नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको खर्च करना है। क्योंकि आप ब्रिक्स तो केजी के हिसाब से नहीं लाइएगा, ब्रिक्स तो आता है नंबर ऑफ ब्रिक्स के हिसाब से। इसलिए नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए आपके पास ये ज़रूरी आइडिया होनी चाहिए कि आप ब्रिक्स के बारे में जानते हो, मतलब कि ब्रिक्स के साइज या स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हो। मतलब कि दूसरी जो रिक्वायरमेंट हो रही है स्टूडेंट्स, वो क्या हो रही है? स्पेसिफिकेशन। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, या फिर लिखिए पार्ट which is likely to be used, in the construction। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप स्टूडेंट्स ये पढ़ रहे हैं कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो हम इसको इस चीज़ को थोड़ा सा इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो अभी आप पढ़ रहे थे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर बात की जाए तो एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना, मतलब कि आपके पास ड्राइंग है और स्पेसिफिकेशन है, तो यू कैन फाइंड व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। And if you have to find about what is the cost of the building, then you should have any idea about, you should have much idea about the rate of the material। आपको पता होना चाहिए कि एक बैग सीमेंट की कीमत कितनी है। हाँ, मानते हैं आप इस दोनों चीज़ को फाइंड ये जानने के बाद आप इसकी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी फाइंड करने का मकसद सिर्फ यहीं तक रह जाएगा, कहाँ तक? एस्टिमेटिंग तक। लेकिन हमको जब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कंबाइन करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो होगा क्या स्टूडेंट्स? वो होगा तीसरा होगा क्या? शेड्यूल्ड
शेड्यूल ऑफ रेट्स, है ना। आपके पास रेट का एक प्रकार का शेड्यूल होना चाहिए, है ना। मतलब कि रेट जो होगा उसकी एक प्रकार की लिस्ट आती है, ठीक है। उस लिस्ट को बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रेट्स, है ना। तो कभी कभी इसका नाम दे दिया जाता है DSR, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल्ड ऑफ रेट्स। मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये क्या हो जाता है, पाया जाता है ना। हर एक डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट के अंदर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट होती है उसके पास ये पूरा आइडिया होता है कि किसी मटेरियल का क्या रेट का शेड्यूल है ना। तो शेड्यूल ऑफ रेट जो होगा वो भी फाइन हमको होना चाहिए, ताकि हम जैसे उससे खर्च निकाल सके। सपोज करो कि इस दोनों चीज़ की मदद से आपने ये फाइंड कर लिया कि हमारे पास 10 नंबर ऑफ, ये मान चलते हैं किसी यूनिट कंस्ट्रक्शन के लिए हमको 10,000 ब्रिक्स की आवश्यकता पड़ी, है ना। ये क्या है, ब्रिक्स की आवश्यकता पड़ी हमको 10,000। लेकिन इस 10,000 ब्रिक्स में अगर हमको एक ब्रिक्स का रेट नहीं पता रहेगा तो हम ये फाइंड नहीं कर सकते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। अगर मान चलिए एक ब्रिक्स का रेट अगर 5 आ जाएगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो हमको टोटल ब्रिक्स का रेट मिल जाएगा, मतलब कि 50,000 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये जो आइडिया है 5 पर ब्रिक हमको 5 का मिला, वो किससे मिलेगा, शेड्यूल ऑफ रेट से, है ना। और ये हर एक क्षेत्र के अंदर रहता है। सरकार का ये काम है कि हर एक क्षेत्र के अंदर क्या किया जाए, हर एक ज़िले के अंदर उसका एक डिस्ट्रिक्ट रेट शेड्यूल बनाया जाए, ताकि कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के समय कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो इस 3 विशेष चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि पर्पस क्या होता है एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे क्या पर्पस क्या होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, है ना। वीडियो को फ्लैशबैक करो, देखो, उसके बाद लिखो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। क्या जानेंगे, पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। पर्पस of estimating and costing, पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये हम लोग जानेंगे। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करने का क्या उद्देश्य है, अगर क्या इससे हमको फायदा होता है। कुछ तो उद्देश्य होगा जिसके कारण हम बिल्डिंग का खर्च निकालने चलेंगे। ऐसे तो कुत्ता नहीं कर रहा है लोगों को, जो कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करने के लिए ही मात्र जेई का वैकेंसी रिलीज करता है, ऐसा तो नहीं करता है। इसीलिए इससे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना। इसका कुछ ना कुछ स्टूडेंट क्या होता है, उद्देश्य होता है। पहली बात जिसका उद्देश्य होता है कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करने से आपको आपके प्रोजेक्ट में अनवांटेड खर्च नहीं आएगा, है ना। मतलब ये कि आपने ये एस्टिमेट कर रखा है कि हमको ब्रिक्स जो है वो 10 mm साइज मान चलते हैं स्टैंडर्ड ब्रिक ही यूज करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड ब्रिक के लिए हम लोग ने एस्टिमेटिंग कर दिया। अब कोई आएगा पर्पस मेड ब्रिक लेकर के, तो आप वहाँ पर पर्पस मेड ब्रिक का यूज़ नहीं करोगे, है ना। पर्पस मेड ब्रिक जो होता है स्टैंडर्ड ब्रिक की तुलना में ज़्यादा महंगा होता है ना, क्योंकि उसको विशेष प्रकार से आर्किटेक्चरल व्यू से बनाया गया होता है। इसीलिए क्या हम लोग करेंगे, अगर एस्टिमेट कर लेते हैं एक बार, तो मटेरियल की जो स्पेसिफिकेशन होती है, मटेरियल की जो क्वालिटी होती है, वो लगभग फिक्स हो जाती है ना। इन केस अगर अनअवेलेबिलिटी होती है मटेरियल की, मान चलिए मैंने इस बिल्डिंग का, है ना, एस्टिमेट करना है, ये इस बिल्डिंग का मैंने एस्टिमेट करना है, और क्या है कि इसमें हम जब इस एस्टिमेट कर रहे होंगे तो स्टैंडर्ड ब्रिक का यूज़ कर दी। अब देख रहे हैं कि एस्टिमेट करने के बाद, स्टैंडर्ड ब्रिक का यूज़ करने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड ब्रिक की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स,
हम अपने स्पेसिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको दोबारा से एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जो भी करना पड़े तो मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम आपको अगर लगे कि हमको पर्पस मेड ब्रिक इस्तेमाल करना चाहिए, पर्पस मेड ब्रिक, तो अब नाम सुने होंगे बुल नोज ब्रिक और काउ नोज ब्रिक का। तो जब आपको लगे कि पर्पस मेड ब्रिक का इस्तेमाल करना चाहिए तो उस केस में आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन आपका जो सिस्टम है, दिमागी सिस्टम, जो पैसे की सिस्टम है, कॉस्टिंग की सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं जब ये किया रहेगा तो आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे भी नहीं। मतलब कि यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट में अनवांटेड कॉस्ट जो होता है, अनावश्यक कॉस्ट जो होता है, उसको अवॉइड कर सकता है क्या, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो पहला टर्म हम लोगों ने जाना कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जो है क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। किस चीज़ को अवॉइड कर रहा है, अनवांटेड लॉस को अवॉइड कर रहा है। तो हम पहला पॉइंट बना के लिखेंगे ना, बिल्कुल लिखेंगे। पहला पॉइंट बना के लिखेंगे क्या, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग लीड्स to avoid the unwanted expenditure of the प्रोजेक्ट। तो पहला टर्म आप लोगों ने यह जाना कि ये क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर रहा है। कैसा एक्सपेंडिचर को, तो अनवांटेड एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर कहने का मतलब होता है खर्च, क्या, व्यय, खर्च। तो अनवांटेड एक्सपेंडिचर को ये क्या कर रहा है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग अवॉइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है इसमें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्या होगा, अगर मान चलिए आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कर रहे होंगे, तो मान चलिए वो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जो आप करेंगे वो किसी प्राइवेट बिल्डिंग का होगा, या फिर वो किसी न किसी सरकारी बिल्डिंग का होगा, लेकिन उसमें लिमिटेड फंड होगा, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ड्राइंग की प्लानिंग होती है वो दो व्यू से होती है, एक लिमिटेड फंडिंग के लिए प्लानिंग होती है, और एक जो होती है अनलिमिटेड फंडिंग के लिए प्लानिंग होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जितना भी प्रोजेक्ट लाइफ में मिले वो सारा अनलिमिटेड फंड का ही हो, मोस्ट ऑफ देम होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल हमेशा होगा इस बात की पुष्टि नहीं होगी, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने ठीक ठाक इस बात के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, तो आप ये जान पा रहे हैं कि अनवांटेड ये जो है दो टाइप का प्रोजेक्ट आ रहा है, एक जिसमें फंड लिमिटेड होता है और दूसरा जिसमें फंड अनलिमिटेड होता है। अगर थोड़ा सा लिख कर समझे तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रोजेक्ट जो होता है स्टूडेंट, प्रोजेक्ट है ना, उसमें दो तरीके की क्वालिटी होती है, एक लिमिटेड फंडिंग की, और दूसरा जो क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स वो होती है अनलिमिटेड फंडिंग की। तो ये जो लिमिटेड फंडिंग का क्वालिटी वो होगा जिसमें आपके पास पैसा कांस्टेंट रहता है, और इसमें पैसा आप कितना भी मन हो खर्चा कर सकते हैं। तो मन कैसे होगा, जितना भी ज़रूरत पड़ेगा उतना ही ना खर्चा करोगे। ऐसा तो नहीं है कि काम करते करते लग गया कि नहीं हमको BMW लेना है तो उसको ही प्रोजेक्ट में जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। BMW लेना है तो अपने पैसे से लो, लेकिन अनलिमिटेड फंडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप BMW प्रोजेक्ट के पैसे से खरीद दो। ठीक है, अनलिमिटेड फंडिंग का मतलब ये होता है कि आप प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितना ज़रूरत पड़ता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ही प्रोजेक्ट ऐसा होता है जो कि अनलिमिटेड फंडिंग का होता है। तो आखिरकार ये लिमिटिंग और अनलिमिटेड फंडिंग का एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग से क्या लेना देना है, इस बात की जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जब आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना खर्च आ रहा है। ठीक है, खर्च आने से ये पता चल जाएगा कि जो बिल्डिंग का ऑनर होगा, इसमें क्या होगा, ऑनरशिप होगा भी किसी बिल्डिंग का, मतलब कि कोई ना कोई इसका मालिक होगा,
उसको ये पता लग जाएगा कि क्या इस अवेलेबल फंड में हम इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब कि ये जो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ये इस बात के लिए हेल्प करता है कि क्या जो ऑनर है वो फी को, वो खर्च को, एक्सपेंडिचर को अफोर्ड कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग लिमिटेड और अनलिमिटेड फंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो लिखना चाहे इसके बारे में। दूसरा पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? दूसरा पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा इट हेल्प्स the owner, it helps the owner of building to get the primitive cost to be spent cost। हम यहाँ पर बार बार एक चीज लिखते हैं लाइकली, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका एक विशेष मीनिंग होता है, हम अभी आपको समझाएंगे। लाइकली टू बी स्पेंट इन द कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट, मतलब कि ये क्या किया, हेल्प किया, इट हेल्प्स द ऑनर ऑफ द बिल्डिंग टू गेट द कॉस्ट लाइकली टू बी स्पेंड इन द कंस्ट्रक्शन which finally helps in deciding the owner of building that either, यह THER होता है, either the construction can be done with the available funding, तो आप लोगों ने यहाँ से देखा कि जो ऑनर को हेल्प करेगा या क्या, ये फाइंड करने में कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या अफोर्डेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट जो होगा, इसका जो थर्ड पॉइंट होगा वो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मान चलिए आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कर रहे हो, है ना। अभी जैसे मैंने बताया कि आप पर्पस मेड ब्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हो और देख रहे हैं हम कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करने के बाद, पर्पस मेड ब्रिक का इस्तेमाल करने के बाद ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है, तो आप अपने अनुसार उस कॉस्ट को मिनिमाइज भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लो क्वालिटी मटेरियल। मतलब कि आप मटेरियल का जब स्पेसिफिकेशन चेंज करोगे, जब उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज होगी तो क्या होगा, उसका कॉस्ट भी लो हो जाएगा। मतलब ये कि ये क्या करेगा, किसी न किसी प्रॉपर मटेरियल के सिलेक्शन में हमको हेल्प करेगा। क्या? इट हेल्प्स in the selection of proper material which is locally
अवेलेबल एट द साइट, है ना। मटेरियल क्या होगा जो कि साइट पर लोकली अवेलेबल होगा। स्टूडेंट्स एक बात और होती है, हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर बार बार लिखते हैं लाइकली टू बी स्पेंट। इसका मीनिंग क्या है? ये जो लाइकली का मतलब होता है ना, ये कहता है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कर रहे हो, आपके पास ये नॉलेज नहीं रहता है कि क्या किसी साइट पर कोई अनहोनी भी हो गया हो, या आपके पास ये नॉलेज नहीं रहता है। इसीलिए आप क्या करते हो, यहाँ पर लाइकली लिखते हो। मतलब कि ये कोई एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा स्टूडेंट्स कि कॉस्ट जो होगा वो खर्च हो सकता है, ठीक है। तो लाइकली टू बी स्पेंड कहने का मतलब होगा कि ऐसा प्रपोज्ड है कि खर्च मेरा हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर थोड़ा या फिर नीचे थोड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट ये हुए। चौथा पॉइंट जो होगा स्टूडेंट्स उसमें ये होगा, है ना। तो चौथा पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप यहाँ से मोटी मोटी बातें जो देख रहे होंगे, उस मोटी मोटी बातें कहने का मतलब ये हुआ, उस मोटी मोटी बातें कहने का मतलब हुआ कि आपके पास बिल्डिंग का खर्च क्या रहा है उसका कंट्रोल होगा आपके पास, है ना, है ना। मतलब क्या करेगा, है ना, ये करेगा, इट प्रोवाइड्स द कंट्रोल over the expenditure of building, expenditure of building। क्या करेगा ये? बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर को प्रोवाइड करवाएगा। तो ये 4 पॉइंट एटलीस्ट हम लोगों को लिखना चाहिए कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का क्या क्या पर्पस होता है। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का यही पर्पस होता है स्टूडेंट्स। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में। तो आप लोगों के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 3 सेकेंड के लिए पीछे आ रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम फिर से आएंगे 3 सेकेंड के लिए। आई थिंक 3 सेकेंड होने वाला होगा, है ना। तो अब आ गए हम, हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में हम आज के लेक्चर में सिर्फ इतना जानेंगे कितने टाइप्स का एस्टिमेट होता है और वो क्या क्या होता है, और उसका जो टाइप होगा विशेष टाइप, है ना, टाइप का टाइप, उसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे, है ना। तो है ना, इस चीज़ को अच्छा से सीखिए, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है ना, बिल्कुल जानते हैं, इसलिए इस चीज़ को अच्छा सीखना जरूरी है ना। ये क्या था, यूनिट नंबर 1 का था ना, यूनिट 1 लेक्चर 1 का था, है ना। इस चीज़ को लिखना जरूरी हो जाता है क्योंकि इतना सारे लेक्चर्स हो गए हैं कि उसको बहुत मुश्किल हो पा रहा है हैंडल कर पाना। तो यूनिट 1 लेक्चर 1 हो गया। तो इसमें जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं किसके बारे में स्टूडेंट्स, वो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ, है ना, ESTIMAT, टाइप ऑफ एस्टिमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, एस्टिमेट का जो प्रकार होता है वो उसका मेनली 2 प्रकार होता है। किस व्यू से 2 प्रकार होता है स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि एस्टिमेट का जो 2 प्रकार होता है वो होता है किस व्यू से, तो वो ये होता है कि उसमें एक्यूरेसी क्या है, उसके व्यू से 2 प्रकार का एस्टिमेट होता है। एक होता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और होता है डिटेल्ड एस्टिमेट, है ना। तो जो आपको नाम से भी जाहिर होगा कि अप्रॉक्सीमेट कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो एग्जैक्ट कॉस्ट होगा उससे हमको जो फ्लक्चुएशन मिलेगा वो कुछ ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो खर्च निकालेंगे और जो खर्च एग्जैक्टली आएगा उस बीच के का जो डिफरेंस जो है कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। क्या पता भगवान का जो सिस्टम होता है, कहीं आप फेंक रहे हो, कहीं अच्छा ही फेंका गया, है ना। जैसे कि मान चलो आपके बगल का कोई IAS ऑफिसर की, मतलब कि IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और ऐसा है कि वो लड़का निहायत ही कमज़ोर है पढ़ने में और उसने ट्राई किया है,
तो आप क्या करते हो, कभी कभी फेंक देते हो क्या, जाओ तुम्हारा IAS निकल जाएगा। खुदा न खास वो लड़का निकाल लिया तो आप कहते हो कि देखो मैं बोला, हो गया तुम्हारा, है ना। ऐसे ही रायचंद होते हैं आजकल के गांव में, ऐसे ही रायचंद होते हैं कि उसके अंदर में कुछ चल रहा होता है और बाहर में कुछ और चल रहा होता है। मतलब कि अंदर में सोचेगा इसको तो नहीं होना है ये सब विषय में, लेकिन बाहर में कहेगा हाँ बुआ जा 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 तोरा हो जा तो जा। इस प्रकार की बातें हो जाती है। ये देहाती सिस्टम है, तो इस चीज़ को नहीं करना। फेंक ये एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना, मतलब कि मात्र और मात्र कॉस्ट के बारे में फेंकना होगा। क्या हो गया, फेंकना। हम इसको फेंकना समझते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं हम ठीक ठाक समझते हैं इस चीज़ को कि ये फेंकना ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का जो बेसिस होता है कुछ थंब रूल पर काम करता है। थंब रूल कहने का मतलब वो हो गया कि अगर मान चलिए बगल वाला रामू काका का बिल्डिंग अगर 3 मंजिल का बना है और तो उसको अगर मान चलिए 1 करोड़ रुपया खर्च आया है, तो बगल वाला में जो श्यामू काका होगा उसके भी बिल्डिंग के बारे में हम कह देंगे कि ये 1 करोड़ का बिल्डिंग बनेगा। तो इसको बोलते हैं हम थंब रूल। मतलब कि किसी न किसी एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ों का जब आप यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थंब रूल। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा थंब रूल को, है ना। आगे खूब पढ़ना है इसके बारे में, थंब रूल के बारे में। तो इस प्रकार से हम लोग जो एस्टिमेट तैयार करते हैं अप्रॉक्सीमेट, वो होता है एक प्रकार का फेंकू, एक प्रकार का थंब रूल होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है स्टूडेंट्स डिटेल एस्टिमेट की, तो एक NP मतलब कि एक वो है छोटा से छोटा पार्टिकल का पैसा जोड़ लेता है वो डिटेल एस्टिमेट, है ना। इसलिए डिटेल एस्टिमेट जो होगा मोर एक्यूरेट होगा और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होगा उसमें रेट में फ्लक्चुएशन देखने को ज़्यादा मिल सकता है, कॉस्ट में फ्लक्चुएशन देखने को ज़्यादा मिल सकता है। तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में स्टूडेंट्स कितने टाइप के स्टूडेंट आए, अप्रॉक्सीमेट आए, एस्टिमेट आए 2 टाइप के। एक जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। और दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है। तो पहला जो है इसमें उसका बारे में हम लोग हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे कुछ, क्योंकि समझने वाली चीज़ तो है नहीं। अभी आपको ने समझाया कि पहला इज द फेकू, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज द फेकू एस्टिमेट, एंड सेकेंड वन इज डिटेल एस्टिमेट व्हिच इज द एग्जैक्ट एस्टिमेट, राइट। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में कुछ लिखना चाहे, आप फेकू कहे हैं तो फेकू नहीं लिख देना। देखो क्या लिखना है, हम दिखाते हैं। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में कुछ लिखना है, वो क्या लिखेंगे हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में, वो लिखेंगे क्या, इट इज द टाइप ऑफ एस्टिमेट which gives the approximate idea, it gives the approximate idea about the expenditure likely to be spent in the प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किस प्रकार का होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ये आइडिया दिएगा कॉस्ट के अबाउट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आइडिया अबाउट द एक्सपेंडिचर लाइकली टू बी स्पेंड इन द प्रोजेक्ट, ओके। और जो डिटेल्ड एस्टिमेट होता है क्या होगा, डिटेल एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट। तो डिटेल्ड एस्टिमेट जो होता है वो ये होता है, इट गिव्स द मोर एक्यूरेट आइडिया, मोर एक्यूरेट, हम समझाते हैं स्टूडेंट एक चीज़ और, मोर एक्यूरेट आइडिया अबाउट
the expenditure likely to be spent in the project। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है मोर एक्यूरेट एरिया, मतलब कि डिटेल एस्टिमेट भी होगा, वो क्या करेगा आपको एग्जैक्ट 5 रुपया 5 पैसा खर्चा होने वाला है तो 5 रुपया 5 पैसा नहीं बताएगा, वो तो बताएगा फिर 5 रुपया या फिर 6 रुपया या फिर 4 रुपया, क्योंकि इसमें जो होगा एक्यूरेसी होगी, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं आपकी एक्यूरेट एक्यूरेसी होगी। चूँकि होता क्या है कि आप जब साइट पर काम करवा रहे होते हो तो होता ये है कि उस साइट पर काम करवाने के दौरान बहुत सारा अनहोनी भी हो जाता है ना। और बहुत सारा अनहोनी ये होता है, कभी तो लेबर का मन भाव में चलता है कि हम 300 रुपये रोज़ लेंगे, 400 रुपये रोज़ लेंगे, तो उसके अनुसार भी आपको रेट बढ़ाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो लेबर काम कर रहा है उसकी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, आप जिस मशीनरी से काम करवा रहे हो वो मशीनरी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें जो होती है वो बढ़ घट सकती है, लेकिन जो मेरा सिस्टम होगा डिटेल एस्टिमेट का वो मोर और मोर एक्यूरेट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने आज के लेक्चर में ये जाना कि टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, जो 2 प्रकार का बेसिक टाइप ऑफ एस्टिमेट है वो है क्या, उसके बाद पर्पस क्या होता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का, मीनिंग ऑफ द टर्म एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग है क्या, और आने वाले सिस्टम में हम लोग ये जानेंगे कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का टाइप क्या होता है। उसमें 5-6 टाइप होता है, जैसे कि आपको प्लिंथ एरिया मेथड मिलेगा, है ना, टाइपिकल वे मेथड मिलेगा, सर्विस यूनिट मेथड मिलेगा, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो है क्यूबिकल कंटेंट मेथड भी मिलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट जो होगा इसके बारे में हम लोग कल, मतलब कि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, और हमारे साथ आप बने रहिए polytechforward.com के साथ, क्योंकि हम लोगों ने कोर्स को लॉन्च किया है तो आपको भी पता है कि 5th सेमेस्टर की सारी जो पेपर्स है वो सिर्फ और सिर्फ SK ठाकुर सर पढ़ाते हैं, मतलब कि मैं पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा है ना कि आपको अगर कोर्स परचेज करना है तो मेरे यहाँ अभी ऑफ़र चल रहा है, 5 अगस्त तक ऑफ़र है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा 91370730 है ना 346, ये मेरा नंबर है, SK ठाकुर का नंबर है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और है ना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, जो आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर होगा। तो वो क्या करेगा, आपको पॉलिटेक हब का जो मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है उसका एक व्हाट्सएप है, और पॉलिटेक हब का जो मोबाइल ऐप एप्लीकेशन है उसका ऐप व्हाट्सएप है, आप उस पर ज्वाइन हो जाएंगे। और इसके अलावा आप इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसका कॉस्ट बहुत कम रखा है। अगर 5 अगस्त से पहले आप इसका लेक्चर को प्रोवाइड करवाते हैं, अपने यहाँ खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो आप मात्र 1500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपने 5 अगस्त के बाद ये करने का प्रयास किया तो आपको कोई और ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं लगेगा, 3000 रुपये लगेंगे। तो इस प्रकार से 50% का अगर डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो यू हैव टू बाय दिस लेक्चर विदिन 5th अगस्त। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए, है ना। और आपको कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए फ्री रहिए और एकदम पूछ सकते हैं आप। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।